हेलो दोस्तों, नमस्कार आपका वन नोट क्लासेज में। आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं जैसलमेर का इतिहास। और जैसलमेर के इतिहास में कौन कौन से राजा हैं, क्या क्या उनकी लड़ाइयाँ रही, कहाँ कहाँ पर वो लड़े, क्या क्या उनकी संस्कृति रही हुई है, क्या उनका इकोनॉमी रही हुई है। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम क्लास में। जैसलमेर का इतिहास, ठीक है, एक मिनट। जैसलमेर का, एक मिनट, थोड़ा सा सही नहीं चल रहा। जैसलमेर का ये इतिहास है। और भाटी वंश का यहाँ पे गौरवशाली इतिहास रहा हुआ है। ये जो कहानी है, या फिर राजा महाराजाओं की वीरता है जैसलमेर के, वो जैसलमेर के आसपास ही घूमती है। ठीक है, राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में भाटी वंशों का क्या है, गौरव गाथा इनकी परिपूर्ण रही हुई है। और भाटियों ने भारत की भूमि पर पांव रखने वाली शक्तियों से, जैसे कौन कौन से, जैसे मुगल रहे, सल्तनत रहे, खिलजी, तुगलक, उनके साथ इनका क्या रहा है, निरंतर संघर्ष रहा है। ठीक है, एक ही मिनट। इनका इनसे निरंतर संघर्ष रहा है। अपने राष्ट्र और राज्य की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों तक की आहुतियां इन लोगों ने दी है, भाटी वंश के राजाओं ने। और इनका जो इतिहास है वो बहुत उज्जवल रहा है। भाटी वंश को उत्तर बट किवाड़, ठीक है, उत्तर बट किवाड़ भाटी भी कहा गया है। इसका मतलब होता है कि उत्तर भारत का रक्षक। ठीक है, उत्तर भारत के रक्षक के नाम से इनको उपाधि मिली है। कौन सी, उत्तर बट किवाड़। ठीक है, भाटी भाटियों का राज्य विस्तार व्यापक था और जैसलमेर उनका अंतिम पड़ाव था। ठीक है, भाटियों का राज्य विस्तार कहाँ कहाँ था, मतलब उधर हम पश्चिम में देखें तो अफगानिस्तान अफगानिस्तान तक था। ठीक है, वहां के वराहों के साथ इनका लंबे समय तक क्या रहा, इनकी लड़ाई रही। ठीक है, और पूर्व में उत्तर प्रदेश, वर्तमान में दिल्ली तक इनका वर्चस्व था। इसके अलावा दक्षिण में आप देखो तो गुजरात, ठीक है, और उससे नीचे भी आप जा सकते हो, वहां तक भाटियों का राज रहा है। इन्होंने कई सारी लड़ाइयां लड़ी अपने जीवन में। जैसलमेर के भाटियों का अंतिम पड़ाव रहा है क्या, जैसलमेर के राजाओं में। ठीक है, इतिहास में भाटियों को छत्राला यादवपति भी कहा गया। ठीक है, इतिहास में इनको क्या कहा, छत्राला छत्राला यादवपति और उत्तर बट किवाड़वाती उपाधियों से भी इनको नवाजा गया है। भाटी चंद्रवंशी थे। ठीक है, ये क्या थे, चंद्रवंशी। और ये कृष्ण के चंद्रवंशी जो होते हैं वो कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, यदुवंशी राजा बालदा के पुत्र भाटी से भाटी शाखा का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, जो भाटी शाखा का जो उत्पत्ति होती है, प्रादुर्भाव होता है, वो कहां से होता है, यदुवंशी राजा है इनका एक नाम, उनका बालदा, जिसको बालबंद भी हम कहते हैं। ठीक है, पहले गजनी और हसार में राजा भाटी का अधिकार था।
तो इससे पहले इसका जो अधिकार या फिर इन्होंने अटैक किया कहाँ तक, गजनी तक, जो अफगानिस्तान में है। और हसार भी अफगानिस्तान का पार्ट था, वहां तक इन्होंने क्या किया था, राजा बाल्दा ने, बीकान जैसलमेर के ये राजा थे, इन्होंने वहां तक अधिकार कर लिया था, वहां तक अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। लेकिन बाद में ये मरु प्रदेश, बाद में क्या हुआ, मरु प्रदेश की ओर अग्रसर हुए और बटनेर में अपना राज्य स्थापित किया। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि संगठित रूप से जो जैसलमेर में रहने के लिए जिन्होंने सोचा था, उन्होंने डिसीजन लिया था, वो कौन थे, राजा बाल्दा थे, बाटी वंश के ये राजा थे। ठीक है, ये क्षेत्र क्या थे, सुरक्षित नहीं थे। ठीक है, जब इन्होंने क्या किया था, गजनी और हिसार के राजा पर अधिकार कर लिया था, तो उस टाइम क्या होता था कि जो अफगानी लोग थे वो बहुत ही लड़ाकू टाइप के थे। ठीक है, और वो लोग अपने ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं चाहते थे। और ऐसा अफगानियों के इतिहास में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई लोग उन पे राज करके गए हो। ठीक है, लंबे समय तक ऐसे तो बहुत सारे लोग आए उनके ऊपर शासन करने वाले, लेकिन लंबे समय तक कोई नहीं टिक पाया उनके सामने। अंग्रेज भी भाग गए वहां से। इनसे पहले कई सारे लोग आए, जैसे चंगेज खान, मंगोल, ठीक है, या फिर चाइनीज, रोमन्स, ईरानियन, कई सारे ऐसे लोग आए जो यूरोपियन आए, सब वहां से अफगानिस्तान से भाग गए। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, मरु प्रदेश की ओर से अग्रसर हुए वहां से आके। ठीक है, वहां तक पहले क्या कि उस साइड रहते थे। बटनेर में अपना राज्य स्थापित करते हैं, और भाटी राजवंश के प्रतीक वंश चंद्रवंश कुल, इनका जो इनका जो प्रतीक क्या है, भाटी राजवंश के प्रतीक क्या क्या है, वंश है इनका चंद्रवंश, कुल है इनका यदु। ठीक है, कुल देवता है इनके लक्ष्मीनाथ, कुल देवी है इनकी स्वांगिया माता, और ध्वज जो इनका पीला और भगवा है, और जो इनका छत्र है वो क्या है, मेगाडंबर है, मेगांडबर, और राग इनकी क्या है, मांड। ठीक है, तो ये क्या है कि इनकी विशेषता है, बहुत ही गजब तरीके से ये मैंने समअप किया है इसको। तो इसमें से ही कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे बाटी वंशों की राग क्या है। ठीक है, तो ये आएगा इनका मांड। नेक्स्ट आते हैं अपन, अगर भाटी राजवंश के प्रतीक में छत्र कौन सा है, तो मेघांडबर होगा। ध्वज है इनका पीला और भगवा, कुल देवी इनके स्वांग्य माता। ठीक है, और लक्ष्मीनाथ जी इनके कुल देवता है, और कुल है इनका यदु, और वंश इनका चंद्रवंश। ठीक है, इनको उपाधियां मिली हुई है उत्तर बट किवाड़, मतलब जो उत्तर से भारत में, जो जैसे भारत का नक्शा ये है, ठीक है, ये मानते हैं अपन, तो इस साइड से तो हिमालय हमारी रक्षा करता है। ठीक है, और इधर से जो खाली स्थान है, मैदान मैदान टाइप का, तो इधर को हम उत्तर का दर्जा देते हैं पहले। और इस साइड में शासन करने वाले कौन थे, भाटी राजवंश। तो ये क्या करते थे, एक दरवाजे का काम करते थे, एंट्री इधर से ही मिलती थी विदेशियों को, विदेशी जो आक्रांताएं होते हैं उनको इधर से ही एंट्री मिलती थी। और छत्राला यादवपति भी इनको कहा जाता है। इनका राज चिन्ह चिड़िया व भाला युक्त हाथ। ठीक है, भाले का अग्रभाग थोड़ा मुड़ा हुआ होता है इनका। राजचिन्ह चिड़िया और भाला युक्त हाथ, और भाले का अग्रभाग थोड़ा मुड़ा हुआ है। ठीक है, बट्टी जिसे हम भाटी कहते हैं, बट्टी के पुत्र भूपत ने सन 285 ईस्वी में भट्ट ने दुर्ग का निर्माण करवाया और उसे अपनी राजधानी बनवाई। ठीक है, तो हनुमानगढ़ में भट्ट ने दुर्ग का निर्माण किसने करवाया,
राजा भट्टी ने, ठीक है। बाद में क्या होता है, उनके वंशज राजा मांडव, ठीक है, उनके वैसे मांडव राव 1599 ईस्वी में, ठीक है, मारोट नगर बसाया इन्होंने, ठीक है। जो इनके कुछ समय बाद में यहाँ के एक राजा होते हैं मांडव राव, 1599 में मारोट नामक नगर बसाया और मारोट के किले की उसने नींव रखी। उसके फिर इसके एक पुत्र आते हैं सूरसेन। ये बात होती है कब की, 480 से 81 ईस्वी विक्रम संवत की है, और 423 और 423 के बीच की ईस्वी की ये बात है। मारठ दुर्ग का निर्माण पूर्ण होने पर उसे अपनी राजधानी बनाते हैं सूरसेन, और इसके उपलक्ष्य पर क्या होता है, इनको बट्टिक सावंत प्रारंभ करते हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने भी क्या किया, एक कैलेंडर स्टार्ट किया जिसका नाम है बट्टिक सावंत, ठीक है। इन्होंने अपनी उपाधि राजा के स्थान पर राव रखी, ठीक है। इनको पहले राजा कहा जाता था, बाद में क्या हुआ, इनको राव के नाम से, राव नाम की उपाधि से जाना जाने लगा, जैसलमेर के राव। भाटी राजवंश का इतिहास, नेक्स्ट टॉपिक है भाटी राजवंश का इतिहास, ठीक है। तो बाद में होता क्या है, इनके वंशज आते हैं केहर सिंह। ये 8वीं सदी की बात होती है। 8वीं सदी के बाद में केहर और दुर्ग का निर्माण होता है। जो कौन करवाता है, केहर सिंह इसका निर्माण करवाते हैं। और तनोट दुर्ग की नींव इन्होंने रखी, ठीक है। तनोट दुर्ग है, उसकी नींव किन्होंने रखी, केहर सिंह ने, राव केहर सिंह ने। केहर सिंह के उत्तराधिकारी आते हैं फिर तनु। 787 ईस्वी में ये क्या करते हैं, तनोट दुर्ग का पूर्ण निर्माण करवाते हैं और उसे अपनी राजधानी बनाते हैं, ठीक है। तनोट देवी का मंदिर भी इन्होंने बनाया है, और जिसे हम क्या कहते हैं वर्तमान में धार की वैष्णो देवी, ठीक है। इस मंदिर का भारतीय सैनिकों की श्रद्धा का केंद्र है ये, ठीक है। और तनु ने अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि कर जो वराह, मतलब जो वेस्टर्न राजस्थान में जो रहने वाले लोग थे वो वराह थे, उनकी जो जाति थी वो क्या थी, वराह थी। उनको परास्त करते हैं और सिंध नदी तक अपना राज्य का विस्तार करते हैं, ठीक है। कहां तक करते हैं, वराहों को परास्त कर सिंध नदी तक अपने राज्य का विस्तार करते हैं। तनु के बाद में आते हैं इनके उत्तराधिकारी विजयराज। विजयराज बहुत ही पराक्रमी और साहसी राजा था। इन्होंने भी अपने टाइम में कई सारे युद्ध लड़े और आसपास के जो पड़ोसी राजा थे उनको हरा कर ये उनके दुर्गों को क्या करते हैं, अपने पूर्वजों को वापस कर देते हैं, ठीक है। कई पड़ोसी राजाओं को ये हराते थे और पूर्वजों को वापस कर देते हैं। तनोट, मरोट, कहरोट, बटनेर और मुमड़ावा नामक 5 दुर्ग जो पहले जीते हुए थे विदेशियों द्वारा, वराहों द्वारा इनके ऊपर अधिकार कर लिया गया था। तो तनोट, मारोट, कहरोट, बटनेर और मुमड़ावा ये दुर्ग छीनकर अपने पूर्वजों को वापस दे देते हैं। ये कौन, विजयराज। विजयराज इतिहास में विजयराज चुड़ाला के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। वो प्रसिद्ध इसलिए था विजयराज चुड़ाला। सन 841 के टाइम की बात है, जब ये अपने पुत्र, ठीक है, अपने पुत्र, इनके पुत्र का नाम था, ज्येष्ठ पुत्र था वो देवराव, का विवाह वो करता वराहों से, ठीक है। तो दिक्कत क्या होती है वहां पे, वराह क्या करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं और धोखे से क्या करते हैं, इनके पिताजी, देवराज के पिताजी विजयराज को वो मार देते हैं शादी के अंदर ही, ठीक है। और इनका सीधा सीधा जो ब्लेम जाता है वो किनके पे जाता है, वराहों पर, कि वराहों ने क्या किया, इनको षड्यंत्र करके विवाह के नाम पे उनको मौत के घाट उतार दिया है, धोखे से मारा उनको। और उनके विशाल राज्य पर वराहों और अन्य राजपूतों पर उसके बाद में अधिकार, क्योंकि जो देवराय की उम्र थी वो छोटी थी उस टाइम पे, और जो आसपास के जो लोग थे राजपूत थे और वराह थे, उन्होंने जैसलमेर या फिर तनोट, उस टाइम पे क्या था, जैसलमेर नहीं था,
तनोट का जो रियासत थी उस पे क्या किया था इन्होंने, अधिकार कर लिया था, अपने अपने हिसाब से बांट लेते। इसमें तनोट दुर्ग की रक्षा करते हुए तनुजी ने अपने प्राणों, जो विजयराज के पिताजी थे उन्होंने क्या किया था, अपना प्राणों उत्सर्ग उत्सर्ग कर दिए थे। मतलब कहने का मतलब है कि मर गए थे, मतलब बलिदान कर दिया था उन्होंने, जिसे हम क्या कहते हैं, तनोट का साका भी कहते हैं। ठीक है, तो तनोट नाम की जगह पे वहां पे भी क्या होता है, साका होता है। नेक्स्ट आते हैं देवराज पे। देवराज विजयराज का पुत्र होता है। ठीक है, और ये भी क्या होता है, मारा जाता है। लेकिन जो इनकी दाई माती क्या, दाई नाम से, वो इसके इसको बचा लेती है। ठीक है, उनकी स्वामी भक्ति से ये देवराज बचाए जाते हैं। इनको भी मारने का षड्यंत्र होता है कि ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी। ठीक है, ना बजेगी बांसुरी। तो क्या होता है, 1852 में वराहों ने देवराज के पिता विजयराज चुड़ाला को जब मारा था, और इनकी दाई माँ, जिसका नाम था डाही, ने जब देवराज पर अटैक हुआ, आक्रमण हुआ वराहों द्वारा, तो अपनी स्वामी भक्ति दिखाते हुए वो देवराज का क्या कर देती है, देवराज को बचा लेती है। और रक्षा का भार एक पुरोहित होता है उसको देती है, उसका नाम था लूना करके। ठीक है, देवराज 10 वर्ष तक इधर उधर भटकता रहा कि कैसे भी करके वो सेना इकट्ठी करे और अपने पक्ष में राजपूतों को करे, शक्ति का संचयन करे। ठीक है, और अपने मामा जजाबूता के सहायता से क्या करते हैं, 852 ईस्वी में देवराज पर क्या कर, सॉरी, देरावर नगर और दुर्ग की स्थापना करते हैं। ठीक है, 852 की ये बात होती है। तभी तब उस टाइम पे भी इतने षड्यंत्र चलते थे। ठीक है, आज की पॉलिटिक्स में तो बहुत इनका विकास हो चुका षड्यंत्रों का। यहाँ के जो यहाँ से देवराज ने लाका फुलानी नामक वीर योद्धा की सहायता से अपने पिता के शत्रुओं को हरा देते हैं। ठीक है, नाम क्या है, लाका फुलानी की सहायता से अपने पिता के शत्रु कौन थे, वराह, वराहों को और राजपूतों को हरा देते हैं, और फिर से क्या करते हैं, एक बड़ा और विशाल राज्य की स्थापना करते हैं। देरावर भाटियों की नई राजधानी होती है। ठीक है, देरावर क्या होती है, भाटियों की नई राजधानी होती है। योगी रत्न ने सिद्ध देवराज नाम प्रदान किया था इनको। ठीक है, सिद्ध देवराज की उपाधि किसने दी थी, योगी रत्न ने। और रावल की उपाधि भी प्रदान की थी। सिद्ध देवराज के साथ साथ रावल की उपाधि भी इनको दी गई थी। इसके पूर्व भाटी राजा अपने नाम से के आगे राव का प्रयोग करते थे। बाद में देवराज के मंत्री विमला की सहायता से ये क्या करते हैं, लोद्रवा भी जीत जाते हैं। ठीक है, 1873, सॉरी 800, अब बार बार में 1800 नाम आ रहा, 873 की ये बात है। और लोद्रवा उस टाइम क्या था, एक अच्छी खासी क्या थी, एक रियासत थी। तो उस टाइम किसकी सहायता से, देवराज अपने मंत्री विमला की सहायता से, पुरुष था ये, महिला नहीं थी, विमला की सहायता से क्या कर लेते हैं, लोद्रवा को जीत लेते हैं 873 ईस्वी, और उसको राजधानी बनाते हैं फिर। ठीक है, लोद्रवा को। नेक्स्ट आते हैं, बाद में इसके देवराज के बाद में रावल दुसांझ आते हैं। दुसांझ 11वीं सदी की ये बात होती है, और लोद्रवा के शासक बनते हैं। इनके 4 पुत्र थे, कौन को, जेसल, पवो, जेसल, पवो, पोहड़ और विजयराज, जिसको हम लांझा भी कहते हैं। ठीक है, जेसल, पवो, पोहड़ और विजयराज। ठीक है, राव दुसांझ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र जेसल के स्थान पर, जिनका ज्येष्ठ पुत्र कौन था, जेसल, उसके स्थान पर अपनी प्रिय पुत्री, सॉरी, अपनी प्रिय राणावत रानी के पुत्र, मतलब जो रावल दुसान था, इनके एक
प्रिय महारानी थी जिसका नाम था राणावत, ठीक है, उसका पुत्र था विजयराज। तो वो विजयराज को क्या कर देते हैं, जैसल को हटा के विजयराज को वहां का राजा घोषित कर देते हैं, विजयराज को उसका उत्तराधिकारी बना देते हैं। इससे क्या हुआ, ऑब्वियस बात है कि ग्रह क्लेश होना था, और ये ग्रह क्लेश भी भाइयों के बीच में होता है। जैसल अपने अधिकार को लेने के लिए आतुर होता है और लड़ाइयाँ लड़ता है, कई सारी लड़ाइयाँ लड़ती है अपने भाइयों से। दुशात की मृत्यु के बाद में विजयराज लांजा लोद्र, जिसको हम लांझा भी कहते हैं, लोद्रवा का शासक बनता है। उसके बाद में क्या होता है कि उसका पुत्र भोजदेव लोद्रवा का शासन बनता है, और भोजदेव की मृत्यु के बाद में फिर नंबर आता है जैसल का, ठीक है। तो जब तक राव जैसल क्या करता है, इधर उधर अपनी शक्ति का संग्रहण करता है और राज्य को पाने के लिए कई सारे प्रयास करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन जैसलमेर, राव जैसल पे। लोद्रवा का शासन संभालते हैं राव जैसल। इन्होंने क्या किया, संभालने के बाद में नीतिगत और उत्तम स्वभाव के द्वारा समस्त बाटी जो सामंत थे उनको अपने पक्ष में कर लेते हैं ये। बाद में आगे चलकर ये जैसलमेर राज्य की नींव रखते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि जो भाटी राजा थे, जिन्होंने बटनेर, मारोट, तनोट और देरावर के साथ साथ जैसलमेर की भी स्थापना करते हैं। तो भाटियों द्वारा 4-5 नगर बसाए जाते हैं, ठीक है, और उसी के साथ ये दुर्ग का भी निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे बटनेर का दुर्ग हुआ, मारोट का दुर्ग हुआ, तनोट का दुर्ग हुआ, देरावर का दुर्ग हुआ और जैसलमेर का दुर्ग हुआ, ठीक है। तो ये इस तरीके से नगर के साथ साथ दुर्गों का भी निर्माण करते हैं। आते हैं नेक्स्ट जैसलमेर की स्थापना पे, ठीक है। तो इसकी स्थापना कौन करते हैं, राव जैसल इसकी स्थापना करते हैं जैसलमेर की। सबसे पहले क्या होता है, लोहद्रवा को अपने राज्य की राजधानी यही बनाते हैं। और लेकिन क्या होता है कि लोहद्रवा नगर क्या था, भौगोलिक दृष्टि से जो मिडिवल का जो टाइम था, मध्य भारत, मध्यकालीन जो भारत का समय था, उस समय से क्या था, अनुकूल परिस्थितियां वहां की नहीं थी, ठीक है। और रणनीतिक तौर पर लोहद्रवा को राजधानी बनाना रखना क्या था, बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि एक मैदानी क्षेत्र है, रेगिस्तान है, कोई वहां पे नदियां नहीं है, पानी का कोई सोर्स नहीं है ताकि आप जल दुर्ग बना सको, पहाड़ वहां पे है नहीं, हरियाली वहां पे है नहीं, ठीक है, तो वहां पे पारिक या फिर वन दुर्ग बना सको। तो इतना स्पष्ट था कि वहां पे कोई भी अटैक कर सकता था, तो वो सुरक्षा की दृष्टि से और रणनीतिक दृष्टि से वो अनुकूल नहीं था। तो इससे बाद में क्या होता है कि राहुल जैसल क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, और त्रिकूट नामक पहाड़ी पर, ठीक है, जो जैसलमेर में ही है, वहां पे क्या करते हैं, 12 जुलाई 1155 को जैसलमेर दुर्ग की नींव रखते हैं, ठीक है। और उसी के साथ जैसलमेर नींव रखते हैं और जैसलमेर नगर को बसाते हैं, ठीक है। ये दुर्ग क्या था, लंका के आकार, त्रिकोण दुर्ग है, ठीक है, लंका के समान था। जो लंका थी वो भी त्रिकोणीय थी, ठीक है। राव जैसल भी क्या था, वहां जैसलमेर का प्रतापी शासक था। उसने अपने महत्वाकांक्षी राजा होने के कारण अपनी सीमाओं का वो प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है। और बटनेर, सिंध नदी, गुजरात की उत्तरी सीमा और मंडोर तक क्या करते हैं, अपने राज्य का विस्तार करते हैं, ठीक है। जे जैनों का यहाँ पे क्या था, बहुत ज्यादा प्रभाव था जैन धर्म का यहाँ पे। राव जैसल के जो वंशज था उसका नाम रावकरण था। उसके शासन में क्या क्या होता है, जैन मुनि आचार्य जिन प्रबोध सूरी को ये जैसलमेर क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं, ठीक है। और जहां पे इन्होंने क्या, ये क्या करते हैं, चतुर्मास मतलब 4 मास का उपहास करते हैं। रावल करण सिंह के पुत्र जैत सिंह फर्स्ट
के शासनकाल में उसके निमंत्रण पर जैन मुनि जिन चंद्र सूरी भी जैसलमेर आते हैं। तो जो उस समय के जो महान जैन धर्म के आचार्य थे, जिन प्रबोध सूरी और जैन मुनि जिन चंद्र सूरी कहाँ आते हैं, जैसलमेर आते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि उनके धर्म का प्रचार प्रसार होना स्वाभाविक है। वो शिक्षा देंगे लोगों को, अपने शिक्षाओं के बारे में बताएंगे और उनसे वो प्रभावित होते थे क्योंकि वो अहिंसा की बात करते थे। ठीक है, और उस समय का ये डिमांड थी कि लोग युद्ध से क्या हो गए थे, दुखी या फिर हताश हो गए थे, तो उनको चाहिए थी शांति उस टाइम पे। तो वो जो वैक्यूम था, वो जो इस रक्त स्थान था, रिक्त स्थान था, उसको भरने का काम किसने किया है, जैन धर्म के आचार्यों ने किया है। लगभग 2 साल तक वो क्या करते हैं, वहां पर निवास करते हैं। ठीक है, इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जैसलमेर के राजाओं ने जैन के आचार्यों को क्या किया, राज्याश्रय दिया है। और 1304 ईस्वी में क्या होता है, जो यहाँ के रावल है पुण्यपाल जैसलमेर के शासक बनते हैं और चित्तौड़ के शासक रतन सिंह की रानी पद्मनी रावल पुण्यपाल की पुत्री थी। तो ऐसा भी माना जाता है। कई सारी किंवदंतियां हैं, कई सारी कहानियां भी है। ठीक है, तो जो रतन सिंह की रानी पद्मनी थी, वो इनकी पुत्री भी बताते हैं लोग। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। अब आते हैं हम राव जैस सिंह या फिर रावल मूलराज प्रथम पे। रावल जैस सिंह को गुजरात से बुलाकर क्या करते हैं, जैसलमेर का शासक बनाते हैं, यहाँ के सामंत। और जो किसके स्थान पर, पुण्यपाल के स्थान पर जैसलमेर का शासक बनाते हैं। इनके शासनकाल में 1308 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनानायक कमालुद्दीन गुर्ग को के नेतृत्व में क्या करते हैं, जैसलमेर दुर्ग को हस्तगत करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए कि सेंट्रल के अंदर आ जाएंगे ये दुर्ग। तो उसके नेतृत्व में क्या करते हैं, ये कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजते हैं कहाँ पे, जैसलमेर दुर्ग पर। कमालुद्दीन गुर्ग चारों ओर से क्या करते हैं, 2 से 3 साल तक क्या करते हैं, वहां पे डेरा डालते हैं। ठीक है, लेकिन क्या उनको लास्ट में क्या होता है, उनको सफलता नहीं मिलती। तब जाके अलाउद्दीन ने किसको भेजा, मलिक काफूर को। ठीक है, मलिक काफूर को एक विशाल सेना भेज के वो देख के वहां से भेजता है, जिससे क्या होता है कि दुर्ग पर वो सीधा हमला कर सके। और उसने ऐसा किया भी, जिसमें क्या होता है कि वहां का जो मलिक काफूर के नेतृत्व में जो सेना आई थी, उसको क्या होता है, वो भी इसमें सफल नहीं होते, उनको हानि उठानी पड़ती है। ठीक है, नुकसान होता है उनको सैनिकों का, जान माल का। ठीक है, कहीं जो उनके सैनिक थे वो मर चुके थे और घायल हो चुके थे। और मलिक काफूर के नेतृत्व में भी उनको इस दुर्ग पर आक्रमण करने में सफलता नहीं मिलती। लास्ट में क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी ने वापस फिर से क्या करते हैं, वो कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में फिर से विशाल सेना जैसलमेर को आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। कमालुद्दीन गुर्ग चारों तरफ से क्या कर लेता है, फिर से उसको घेरे रखता है उस दुर्ग को। इसी बीच क्या होता है, एक दुखद घटना सामने आती है हमारे सामने कि वहां के राजा है जैत सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उसी टाइम क्या होता है कि उनके पुत्र जो अवयस्क थे, मूलराज प्रथम को वहां का क्या करते हैं, सेना वहां के राजा बनाते हैं। ठीक है, मूलराज प्रथम को। और सॉरी, लंबे समय के बाद में क्या होता है कि दुश्मन के घेरे के कारण यहाँ पे क्या होता है, खाद्य सामग्री की कमी हो जाती है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उनके पास में कोई भी उपाय नहीं होता है, खाद्य सामग्री रुक चुकी थी, लोग थक चुके थे, जो मेन पावर था वो कम हो चुका था, हताशा हो गई थी लोगों में। तो ये क्या था, उनके पास में एक भी ऐसा कारण नहीं बचा था, ऐसा उपाय नहीं बचा था कि वो युद्ध को या फिर घेराबंदी को आगे बढ़ा सके। तो निर्णय लेते हैं कि पुरुष केसरिया करेंगे और महिलाएं
जौहर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, शाका होता है यहाँ पे भी। मूलराज और रतन सिंह सहित सभी राजपूतों ने दुर्ग के फाटक खोल देते हैं और सुल्तान की सेना पर टूट पड़ते हैं। युद्ध करते हुए उनको वीरगति प्राप्त होती है। 1312 से 1313 के लगभग अलाउद्दीन खिलजी की फौजों ने दुर्ग पर आक्रमण कर लेते हैं। ठीक है, तो 1312 और 13 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, जो जैसलमेर दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। तो ये भी क्या है कि बहुत लंबा टाइम तक चलता है, 3-4 साल की ये बात होती है। कमालुद्दीन गुर्ग आते हैं, इसके बाद में मलक काफूर आते हैं, फिर से वो क्या करते हैं, कमालुद्दीन गुर्ग को बेचते हैं। तो देख सकते हो कि वहां के राजाओं ने कितना प्रतिरोध किया होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात थी कि अकेले प्रतिरोध करना, किसी का सहयोग नहीं होना, एक ऐसे पावर का जो पूरे भारत का क्या कर रहा था, वो शासन कर रहा था। ठीक है, आधिपत्य, पूरे भारत का आधिपत्य उनके हाथों में था, खिलजी वंशियों के उस टाइम पे। इसको हम क्या करते हैं, जैसलमेर का प्रथम शाखा भी कहते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुए इस युद्ध का वर्णन कौन करता है, तारिक ए मासूमी से हमें मिलता है। कुछ समय बाद में क्या होता है, राव दूदा आते हैं 1319 से 1331 के टाइम में, मतलब 1313 तक तो इनका शासन होता राव जैसल का, सॉरी जैत सिंह का और मूलराज प्रथम का। और फिर कम से कम 6 से 7 साल तक क्या होता है, खिलजियों का अधिकार होता है इसके ऊपर। और फिर आते हैं राव दूदा, 1319 से 1331 में इनका टाइम होता है। शासन काल हमने देखा है इनका 1319 से 1331। ठीक है, राव दूधा जैसलमेर दुर्ग पर अधिकार कर वहां के शासक बनते हैं। दूधा भी एक क्या थे, एक विकट योद्धा थे। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने राज्यारोहण के बाद में जैसलमेर राज्य की स्थिति को मजबूत करते हैं। और उस समय क्या था, दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक का शासन था। तो उनका जो सामना होता है वो किससे होता है, फिरोज शाह तुगलक से होता है। राव दूधा के नेतृत्व में क्या होता है कि सभी राजपूत क्या करते हैं, इस युद्ध में केसरिया करते हैं और दुश्मन की सेना पर ये भी टूट मरते हैं। महिला क्या करती है, जौहर करती है। दुर्ग क्या होता है, सल्तनतों के अधीन हो जाता है। और ये जैसलमेर का दूसरा शाखा होता है ये। राव दूधा और उसके भाई जिनका नाम था तिलोक सिंह और कई राजपूत इस युद्ध में मारे जाते हैं। राव दूधा के समय क्या था, उनके सामंत या फिर दीवान जसवंत सिंह, जो राव दूधा के साथ भी युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। एक हमें यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है कि राव दूधा का जो शासनकाल था वो 1319 से 1331 के बीच में मिलता है, जबकि फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम होता है वो शुरू होता है 1351 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता है कि इतिहास में कुछ आगे पीछे का या फिर मिस में या फिर हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो हमारे छूट रही है, या फिर इतिहासकारों ने इसको हमें नहीं बताया। हो सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का वहां पे शासन हो और फिरोज शाह तुगलक के नेतृत्व में ये अभियान हुआ हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी हो सकता है ये चीज। लेकिन जो राव दूधा का टाइम था और फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम था, शासन का टाइम, उसमें डिफरेंसेज है। तो पॉसिबिलिटी मैक्सिमम 90% पॉसिबिलिटी ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो इनके पिताजी थे, इनका शासन था और उन्हीं को उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक को अभियान के लिए भेजा, जैसलमेर के लिए। तो ये सबसे मानने और तर्कपूर्ण बात है। नेक्स्ट हम चलते हैं, दीवान सिंह मेहता, दीवान इनका मेहता जसवंत सिंह भी इस युद्ध में मारे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम रावल गढ़सी या फिर गढ़ सिंह पे। जो टाइम होता है 1343 से 1361 का ये समय है।
रावल मूलराज के भाई रतन सिंह का पुत्र था ये। और मुस्लिम आधिपत्य से गढ़सी ने किसी प्रकार जैसलमेर दुर्ग पर अधिकार करते हैं फिर से। और 1343 में क्या होता है, वहां के शासक बनते हैं। राज्य की स्थिति क्या करते हैं, सुदृढ़ करते हैं। अपनी कीर्ति को अमर रखने के लिए जैसलमेर में गढ़सीसर जलाशय का इन्होंने निर्माण करवाया। ठीक है, गढ़सीसर जलाशय का निर्माण इन्होंने अपनी अपने यश को बरकरार रखने के लिए, अपनी कीर्ति को बरकरार रखने के लिए इन्होंने गढ़सीसर नामक तालाब का निर्माण करवाते हैं। 1361 में क्या होता है कि रावल गढ़सी की जगह जसडबासी आस्कर ने क्या कर देते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं। जसडबासी आस्कर, ठीक है, धोखे से इनकी हत्या कर देते हैं। इसलिए क्या होता है कि इनकी रानी विमला देवराज के पुत्र केहर को राव गढ़सी का उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, रावल केहर क्या थे, शांति प्रिय राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, सॉरी, रावल केहर के टाइम में क्या हुआ था, जो यहाँ के जैसलमेर की जो सीमा थी वो छोटी हो गई थी। लोगों ने या फिर आसपास के जो राजा थे उन्होंने अतिक्रमण कर लिया था, आक्रमण कर लिया था, जैसलमेर की सीमाओं के अंदर आ गए थे वो, मतलब छोटा एक राज्य हो गया था। नेक्स्ट आते हैं हम रावल केहर सिंह क्या थे, इतने लड़ाकू टाइप के नहीं थे, आक्रमणकारी नहीं थे, महत्वाकांक्षी नहीं थे, शांति प्रिय रहने वाले आदमी थे। इसलिए क्या हुआ था, आसपास के जो रियासत थी, जो राज्य थे, उन्होंने क्या किया था, अतिक्रमण कर लिया था इनकी सीमाओं को, इनकी भूमि को क्या कर लिया था, उन्होंने हड़प लिया था। नेक्स्ट आते हैं रावल लक्ष्मण सिंह पे। 1396 से 1436 का ये टाइम होता है, बहुत लंबा टाइम है। देखो, हम ऑब्वियस बात सकते हैं कि अगर कोई भी राजा लंबे समय तक रहता है तो कई सारी संभावनाएं वहां हो सकती है कि या तो वो राजा साहसी रहा हुआ हो, या फिर आसपास के जो राज्य थे उन्होंने आक्रमण नहीं किया हो, या फिर उस समय आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छी रही हो, या फिर हो सकता है कि वो स्थापत्य कला में, स्थापत्य के क्षेत्र में बहुत सारे निर्माण किया हो। ठीक है, तो कई सारे अगर लंबे टाइम तक रहता है तो, क्योंकि लंबे टाइम का मतलब है कि शांति होना, कि बाहरी आक्रमण नहीं होना। और जब बाहरी आक्रमण नहीं होता है तो इनोवेटिव चीजें राज्य में होना शुरू होती है। वो उस टाइम भी था और वो इस टाइम पे भी है। ठीक है, कोई भी लड़ाई वाले क्षेत्र में अपनी इकोनॉमी या फिर अपने उद्योग एस्टेब्लिश नहीं करना चाहते, जैसे कोई भी आदमी जैसे अभी जाके सीरिया में करो, नहीं करेगा कोई भी। इंडिया, चाइना, यूएस, यूरोप में क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे क्या की स्टेबिलिटी है। और स्टेबिलिटी के कारण ही क्या होता है कि कई सारी चीजों का विकास होता है। तो इनके टाइम पीरियड से भी हम मान सकते हैं कि यहाँ पे भी कई सारी चीजों का, कई सारे दुर्गों का या फिर मंदिरों का या फिर स्थापत्य कला, चित्रकला, किसी भी चीज का क्या हो सकता है, यहाँ पे विकास हो सकता है। तो चलते हैं राहुल लक्ष्मण सिंह को हम पढ़ते हैं। शासनकाल 1396 से 1436 का रहा है। केहर सिंह का ये दूसरा पुत्र था। ठीक है, और जैसलमेर दुर्ग में क्या करते हैं, ये लक्ष्मीनाथ भगवान का इन्होंने मंदिर बनवाया। ठीक है, जैसलमेर दुर्ग में लक्ष्मीनाथ भगवान का ये मंदिर बनवाते हैं। लक्ष्मीनाथ के मंदिर की स्थापना के बाद में क्या करते हैं, ये रावल लक्ष्मण द्वारा नई शासन पद्धति का ये प्रारंभ करते हैं, जिसमें भगवान लक्ष्मीनाथ इनके मुख्य शासक होते हैं। ठीक है, तो प्रतीक के रूप में इन्होंने राजा किसको माना है, लक्ष्मीनाथ को। रावल उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन संचालित करते थे। नेक्स्ट आते हैं रावल बैरी सिंह पे, बैर सिंह पे। तो 1436 से 1447 का ये टाइम है। इनकी जो उपलब्धियां है, रत्नेश्वर महादेव का विशाल शिव मंदिर बनवाते हैं, बूलीसर रानीसर नामक दो कुएं बनाते हैं,
राव जोधा को राज्य में शरण दी, ठीक है, और मंडोर वापस प्राप्त करने में भी सहायता की, ठीक है। तो ये जोधपुर के टाइम की बात है। जोधपुर, राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी, ठीक है। तो बैर सिंह की जो मृत्यु होती है कब होती है? 1447 में होती है। इनके टाइम में क्या हुआ था? एक घटना होती है, जनश्रुतियों में प्रसिद्ध है। राठौड़ राव रणमल की चित्तौड़ की हत्या होने के बाद में उसके पुत्र रावजोधा को इन्होंने क्या किया था? शरण दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं राव जयसिंह पे। राव जयसिंह द्वितीय, इनका टाइम होता है 1506 से 1528 के बीच में ये समय होता है। उपलब्धि क्या रही हुई है इनकी? जैसलमेर के शासक बनते हैं, ठीक है। बीकानेर के राठौड़ शासक राव लूणकरण ने आक्रमण किया था इनके ऊपर, और शांतिनाथ जैन मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था, ठीक है। और इनकी मृत्यु हो जाती है 1528 में, ठीक है। रावल लूणकरण आते हैं इसके बाद में। 1528 से 1550 में इनका समय होता है। शासन उपलब्धि क्या है इनकी? जैसलमेर के शासक बनते हैं, बाबर के समकालीन थे। बाबर दिल्ली का उस समय में क्या था? बादशाह था। जेत बांध का निर्माण करवाते हैं। बड़ा बाग में फलों का बाग लगाते हैं, ठीक है। और बाटी शासकों की छतरियों का निर्माण भी यही करवाते हैं, ठीक है। हुमायूं निर्वासित अवस्था में जैसलमेर आया था। हुमायूं इनके टाइम में क्या था? जैसलमेर आया था। राव लूणकरण की पुत्री उमादे जोधपुर के शासक रावल मालदेव को ब्याही थी, ठीक है। उमादेव राजपुताने के इतिहास की क्या कहलाती है? रूठी रानी कहलाती है, ठीक है। और इसका जो इतिहास है वो हमने जोधपुर के इतिहास में पढ़ा कि रूठी रानी उनको क्यों कहते हैं। जैसलमेर का अर्धशाखा होता है, इनके टाइम में क्या होता है? रावल लूणकरण के टाइम में क्या होता है? जैसलमेर का अर्धशाखा होता है। रावल लूणकरण व कंधार के राजपूत मतलब शासक अमीर अली के मध्य ये क्या होता है? युद्ध होता है, ठीक है। अमीर अली खान रावल लूणकरण को यहाँ शरणागत था, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे क्या था? लूणकरण क्या था? शरण पे आया हुआ था। तो हुआ क्या था? इसने इनके खिलाफ क्या कर दिया था? युद्ध कर दिया था। 1550 में हुआ। अमीर अली खान ने दो किसी दुर्ग में पहुंचकर रावल लूणकरण से युद्ध किया। तो देख लीजिए आप, जो कंधार जो अफगानिस्तान में है, वहां के राजाओं ने जिसकी थाली में खाया उसी में छेद कर दिया इन्होंने। रावल लूणकरण वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं इस युद्ध में, और वीरों ने केसरिया के लिए, लेकिन इस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ, ठीक है। और इसमें भाटियों इस युद्ध में भाटियों की विजय होती है। राव लूणकरण के ज्येष्ठ पुत्र मालदेव ने अली खान को मार देते हैं और दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेते हैं, मतलब दुर्ग को बचा लेते हैं। तो अर्धशाखा होता है वहां पे। नेक्स्ट आते हैं रावल हर राज पे। टाइम पीरियड होता है इनका 1561 से 1577 के बीच में। रावल मालदेव की मृत्यु के बाद रावल हर राज जैसलमेर के शासक बनते हैं। दिल्ली के तख्त पर सम्राट अकबर विराजमान थे उस समय पे। रावल हर राज ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता की थी, ठीक है। रावल हर राज ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अपने पुत्र राजकुमार सुल्तान सिंह को अकबर की सेवा में इन्होंने नियुक्त किया था, और अकबर ने फलोदी की जागर इनको दी थी। रावल हर्राज ने अकबर से अपनी पुत्री का विवाह किया था। अन्य राजपूत राज्यों की भांति अकबर की सत्ता स्वीकार की थी इन्होंने भी। राज्य को पड़ोसी राज्यों के आक्रमण से सुरक्षित किया इन्होंने। जैसलमेर राज्य की सीमाएं विस्तृत की, क्योंकि महत्वाकांक्षी और आक्रमणकारी राजा थे ये भी। सामंती प्रणाली का सूत्रपात इन्होंने किया था इस टाइम पे। जीवनी और डायवी मिसलों की स्थापना राव लूणकरण ने की थी, सॉरी रावल हर्राज ने की थी। साहित्य के क्षेत्र में भी ये श्रेष्ठतम युग माना गया है। पिंगल शिरोमणि काव्य शास्त्र की रचना
रावल हरराज ने की है। कुशल लाभ और डूंगर सिंह रत्नो नामक कवि इनके दरबारी विद्वान थे। रावल हरराज की पुत्री चंपादे का विवाह बीकानेर के कवि शिरोमणि शासक पृथ्वीराज पीतल से, जिनको हम पीतल के नाम से भी जानते हैं, उनसे हुआ है। डोला मारूरा दुआ की रचना कौन करता है? रावल हरराव। ठीक है। प्रमुख जैन कवि कौन थे इनके टाइम में? कुशल लाभ, जीन समुद्र सूरी, समय सुंदर, पदम राय जयरंग, धर्मवदन चरित्र सिंह, विनय मेरू, गुण विलास, अमर विजय, श्रीदेव, जय सोम, लक्ष्मी वल्लभ और राजसोम। मालिया महल और खाबड़ियों की हवेली का निर्माण करते हैं। रावल हरराज का निधन 1577 ईस्वी में हो जाता है। ठीक है, तो ये रावल हरराज का बहुत अच्छा इतिहास रहा हुआ। रावल भीम सिंह पे आते हैं। 1577 से 1613 के बीच का इनका टाइम था। इनके रावल हरराज के निधन के बाद में इनका पुत्र रावल भीम 1577 में शासक बनता है जैसलमेर का। जब ये शासक बनते हैं उनकी आयु कितनी थी? 16 वर्ष थी और ये अवयस्क थे उस टाइम पे। तो शासन का प्रबंध कौन संभालते हैं? हरराज के छोटे भाई खेत सिंह ने शासन का प्रबंध मैनेजमेंट करते हैं। अवयस्क होने के कारण शासन का भार रावल भीम ने अपने हाथों में ले लिया और खेत सिंह को उसके समर्थकों से जैसलमेर से निष्कासित कर दिया। ठीक है, तो रावल भीम ने मुगलों के साथ संबंधों को और मजबूत किया है। ठीक है, रावल भीम के बारे में तुझे के जहांगीर में भी उल्लेख मिलता है। रावल भीम के शासनकाल में कौन कौन से कार्य हुए हैं? मुनि पुण्य सागर द्वारा जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति उपांग सूत्र व मुनि जिन हंस सूरी द्वारा जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति उपागम सूत्रवृत्ति की रचना हुई है। रावल भीम ने जैसलमेर दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाते हैं। उसके प्रमुख द्वारों के आगे 2 और दरवाजे गणेश पोल और सूर्य पोल बनवाए इन्होंने। उन्होंने भेरीसाल बुर्ज का भी पुनर्निर्माण करवाया। महारानी ने गढ़सीसर तालाब पर नीलकंठ महादेव का निर्माण करवाया। नेक्स्ट आते हैं हम राव कल्याण सिंह पे। 1613 से 1627 की बात है। रावल भीम की मृत्यु के समय उनके 2 माह का पुत्र नाथू सिंह था, जो कि अधिक समय तक क्या रहा? जीवित नहीं रहा। ठीक है, रावल भीम का छोटा भाई कल्याण जैसलमेर का शासक बनता है और रावल कल्याण को जैसलमेर स्थित सेठ थारू शाह के देरासर स्थित एक स्तंभ के लेख में महारावल की उपाधि से सुशोभित किया गया है। ये प्रथम साक्ष्य है जिसमें जैसलमेर के शासकों को रावल के स्थान पर महारावल संबोधित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, महारावल मनोहर दास 1627 से 1650 का ये समय है। महारावल कल्याण की 1627 ईस्वी में मृत्यु जाती है। उसके बाद में उनके एकमात्र पुत्र महारावल मनोहर दास जैसलमेर के शासक बनते हैं और ये क्या थे? एक वीर योद्धा और प्रशासक थे, वीर प्रशासक, कुशल प्रशासक थे। वर्तमान में विद्यमान जैसलमेर दुर्ग की 99 बुर्जों से युक्त दुर्भेद्य प्राचीर को मनोहर दास ने अंतिम रूप दिया था। मनोहर दास के बाद उनका गोद लिया हुआ पुत्र रामचंद्र शासक बनता है। उस समय में उनकी भी उम्र क्या थी? छोटी थी, 10 साल के थे वो। उसको संबल सिंह ने जैसलमेर से निकाल दिया और खुद शासक बना। ठीक है, संबल सिंह ने उनको जैसलमेर से बाहर निकाल दिया। संबल सिंह के महारावल संबल सिंह 1650 से 1660 में आते हैं। जैसलमेर की गद्दी में बैठे 1650 में और 1659 में राज्य में तांबे की स्वतंत्र मुद्रा डोडिया का शुभारंभ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं महारावल अमर सिंह। 1660 से 1701 के बीच में इनका टाइम पीरियड है। अमर सिंह महारावल संबर सिंह के दूसरे पुत्र थे और 1660 ईस्वी में 22 वर्ष की उम्र में जैसलमेर की गद्दी पर बैठते हैं और अमर सागर का निर्माण करवाते हैं। इस झील का निर्माण 1688 में करवाया गया है और इसकी प्रतिष्ठा सन 1992 में रखी हुई है।
इस झील के दोनों ओर कई बावड़ियों और मंदिरों तथा बागों का निर्माण कार्य किया गया है। यहाँ एक रमणीक बाग जिसको रानी बाग भी कहा जाता है, ठीक है। महारावल अमर सिंह के प्रशासनिक सुधार कार्य, इन्होंने क्या किया था, राज्य में मुद्रा का टंकन किया, मुद्रा छपाई मतलब मापतोल के लिए मापतोल निर्धारित किया। अमर सिंह के द्वारा प्रचलित चांदी की मुद्रा में संशोधन किया। यह मुद्रा वजन में लगभग 1 तोले की थी। इन्हीं रुपयों के वजन के आधार पर 65 कलदार रुपयों का एक शेर वजन तोलने का आधार निर्धारित किया गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, मापतोल की पद्धति को भी सुनिश्चित किया उस टाइम में, और कुछ चेंजेस किए थे मापतोल की पद्धति में भी। नेक्स्ट आते हैं महारावल अक्के सिंह। 1722 से 1761 का ये टाइम था। 22 में राजा बनते हैं महारावल सवाई सिंह को हटाकर, और रणछोड़ जी मंदिर की प्रतिष्ठा रखते हैं ये, ठीक है। जैसलमेर दुर्ग के प्रथम द्वार के दाईवर ये मंदिर है। महारावल अक्के सिंह ने इसे पूर्ण करवाया था, और 1661 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई थी। निर्माण कार्य कौन कौन से करवाए थे अक्के सिंह ने? मुख्य द्वार पर क्या करते हैं, ये मुगल निर्माण कला के तर्ज पर घूंघट, बाहरी रक्षा दीवार और दरवाजे का निर्माण करवाते हैं। यह द्वार अक्के फोल के नाम से जाना जाता है, अक्के फोल। जैसलमेर दुर्ग में अक्खे विलास नामक महल बनवाते हैं, और इनकी एक पत्नी थी, उस पत्नी के निवास हेतु राड विलास महल का निर्माण करवाया इन्होंने, ठीक है। राजकीय स्वतंत्र टकसाल की स्थापना इन्होंने की है 1756 ईस्वी में। अक्के सिंह के समय मोहम्मद शाही और अक्के शाही सिक्के चलवाए इन्होंने। इसके बाद में आते हैं महारावल मूलराज द्वितीय। ये अक्के सिंह के देहांत के बाद में मूलराज द्वितीय जैसलमेर के शासक होते हैं। कुंवर राय सिंह ने मूलराज को छब्बा निवास में बंदी बना लिया और शासन का कार्य संभाला। 3 माह के बाद में समर्थकों ने मूलराज को मुक्त करवाया और वापस से वहां का महारावल घोषित करते हैं, और राय सिंह को राज्य से निष्कासित कर देते हैं। 1772 ईस्वी में किशनगढ़ की राजकुमारी रूप कंवर से ये विवाह करते हैं, और रूप कंवर थी वल्लभ संप्रदाय से, जिसने महारावल का रुझान भी, जिसके कारण क्या हुआ था, यहाँ के जो महारावल थे मूलराज, उनका रुझान भी वल्लभ संप्रदाय की ओर हुआ, और पुष्टि मार्ग में शिक्षा दीक्षा ली, और वल्लभ संप्रदाय को राज्य का राज्य धर्म बनाया उन्होंने। 1700 निवासी में नाथद्वारा की यात्रा करते हैं। जैसलमेर के किसी महारावल द्वारा की गई ये पहली यात्रा थी। गुरु हरिराय की चरण पादुका और गिरिराज जी का स्वरूप लेकर जैसलमेर आए, और गिरधारी जी का भव्य मंदिर और गुरु हरिराय जी की बैठक का निर्माण करवाया। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसलमेर राज्य के बीच में संबंध संधि कब होती है? 1888 में भाटी दौलत सिंह और थानवी मोतीराम को दिल्ली स्थित रेजिडेंट चार्ल्स मेटकोप के पास संधि हेतु भेजा, और 12 दिसंबर 1818 को दिल्ली में संधि हुई है। ये संधि अन्य राज्यों की तुलना में सम्मानप्रद और सम्मैत्री थी, मतलब बराबर के टाइप की थी, न तो ज्यादा लिया और न ही ज्यादा दिया, ठीक है। 1797 ईस्वी में गोरखनाथ मंदिर और अंबिका देवी का मंदिर बनवाते हैं। ये जो थे साहित्य के प्रेमी थे, मूल विलास, लक्ष्मी कीर्ति संवाद उनके समय में रचित प्रमुख ग्रंथ था। नेक्स्ट आते हैं महारावल गजसिंह पे। 1820 से 1846 का टाइम है। महारावल मूलराज की मृत्यु 8 अक्टूबर 1819 को हुई थी, और राजा बनते हैं गजसिंह 1820 में। उत्तराधिकार का प्रश्न उनके सामने आता है। लगभग 5 माह के समय उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर व्यतीत हो गया, ठीक है, कि कौन उनका राजा बनेगा। उत्तराधिकार की घोषणा होती है 1804 में। महारावल मूलराज द्वारा अपने प्रपौत्र युवराज गजसिंह को उत्तराधिकारी क्या करते हैं, घोषित करते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के समय जैसलमेर की राजनीतिक परिस्थिति बदल चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की से संधि करते हैं। जैसलमेर मुगल सत्ता के अधीन न होकर अब किसके अधीन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, और उनसे क्या कर लेता, संधि कर लेते हैं। कंपनी से उत्तराधिकार के प्रश्न पर राय लेने अनिवार्य समझा गया था, ठीक है।
इसलिए क्या होता है, उत्तराधिकार डिसाइड करने में इनको समय लग गया था। राजतिलक होता है सालिम सिंह का। दीवान सालिम सिंह ने, सॉरी, गज सिंह के समर्थक जुटाकर मार्च 1820 में उनका राजतिलक करते हैं। राज्यारोहण के समय गज सिंह की जो उम्र थी वो 16 साल की थी, और दीवान पद पर कौन थे, सालिम सिंह। राजकार्य की भांति सुचारू रूप से चलाते हैं, ये पूर्व की भांति चलाते हैं। सालिम सिंह का जो देहांत होता 1824 में होता है। पालीवालों का राज्य त्याग। मारावल गज सिंह के काल में पालीवालों ने क्या किया था, जैसलमेर राज्य छोड़ दिया था। 1828 के लगभग की ये बात है। बासन पीर का युद्ध होता है। जैसलमेर ने बीकानेर की सेना को हराते हैं इसमें, और बासन पीर की पराजय बीकानेर वासियों के लिए एक दुकान की घटना थी। महलों का निर्माण करवाया कौन कौन से, गजविलास, जो सर्वोत्तम विलास नामक महलों का निर्माण करवाया, ठीक है। गजरूप सागर, गजरूप सागर का निर्माण किया 1840 ईस्वी में, और इसकी प्रतिष्ठा करवाई इन्होंने। महाराव गज सिंह की मृत्यु होती है 29 जून 1846 को। ये क्या कहते हैं, निसंतान इनकी मृत्यु हो जाती है। और ब्रिटिश गवर्नर जनरल लेफ्टिनेंट, असिस्टेंट लेफ्टिनेंट सदरलैंड के आदेश पर जैसलमेर के सभी गणमान्य लोगों ने एक राय से नाचना किले ठिकाने के ठाकुर केसरी सिंह भाटी को के 3 वर्षीय पुत्र रणजीत सिंह को क्या करते हैं, गोद ले लेते हैं, और 3 जुलाई 1846 को विधिवत जैसलमेर की गद्दी पर उन्हें आसीन कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन महाराज मारावल रणजीत सिंह पे। 1846 से 1864 के बीच में टाइम था। ये भी छोटे थे, और इनके संरक्षक कौन थे, केसरी सिंह, ठीक है। दीवान की नियुक्ति करते हैं 1860 में नथमल गोइदानी की नियुक्ति करते हैं, और दीवान नथमल रणजीत सिंह की मृत्यु तक राज्य के दीवान रहते हैं। छोटा शासन होता है। रावल रणजीत सिंह के 18 वर्षों के अल्पकाल के पश्चात 21 वर्षों की आयु में मौत हो जाती है। मतलब 18 वर्ष तक के शासन करते हैं, अल्प शासन, और 21 साल में क्या करता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके संरक्षक और पिता कौन थे, ठाकुर केसरी सिंह ने ही राज्य को चलाया था। इतिहास लेखन क्या कहते हैं इनके टाइम में, केसरी सिंह के समय मेहता अजीत सिंह ने जैसलमेर ख्यात नामक ग्रंथ लिखा, जो राज्य का प्रमाणिक इतिहास है। 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जैसलमेर राज्य की भूमिका। सहयोग क्या रहता है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जैसलमेर राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण सहयोग दिया था, ठीक है। पाषाण शिल्प कला। महारावल रणजीत सिंह के समय में जैसलमेर के पाषाण शिल्प कला को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई, और 1851 में लंदन में आयोजित शिल्प एवं उद्योग प्रदर्शनी में राज्य की ओर से पाषाण शिल्प कला के नमूने भेजे गए थे। डाक व्यवस्था इनके टाइम, रणजीत सिंह के टाइम में शुरू होती है। 26 जून 1857 को जोधपुर से जैसलमेर होते हुए सिंध तक डाक मार्ग की व्यवस्था करते हैं, और राज्य में प्रथम बार नियमित रूप से डाक लाने और ले जाने का साधन जनसाधारण को प्राप्त हुआ। इन्होंने सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का नाम हटाकर महारानी विक्टोरिया का नाम इन्होंने डाला, और इस समय सिक्कों पर राजचिन्ह के रूप में छत्र और सुगंध चिड़ी को भी अंकित किया, ठीक है। प्रशासनिक सुधार होते हैं। रणजीत सिंह द्वारा पूरे राज्य में विक्रम संवत को राजकीय संवत मानने और मार्क्सिस्ट माह से उसे प्रारंभ करने के आदेश प्रसारित किए। इस प्रकार राज्य में काल गणना विषयक एकरूपता लाने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही विक्रम संवत में चले आ रहे 22 वर्षों के अंतर को भी समार का मतलब अंतर को भी क्या किया इन्होंने, समाप्त किया, ठीक है। साहित्य। महारावल रणजीत सिंह ने जयपुर से पंडित गोकुलनाथ भट्ट को बुलाकर राज की सेवा में रखा। गोकुलनाथ भट्ट ने जैसलमेर में रंजित रलमाला नामक ग्रंथ की रचना करते हैं, और भट्टी वंश प्रशस्ति नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना भी इसी काल में हुई। इन्होंने निर्माण कार्य करवाया, गुलाब सागर नामक सरोवर और कुएं का निर्माण कराया। नेक्स्ट आते हैं हम वेरिसाल पे। ये महारावल रणजीत सिंह के देहांत के बाद उनके छोटे बेटे वेरिसाल को उत्तराधिकारी और शासक घोषित किया गया। ये 19 अक्टूबर 1865 में सिंहासन पर बैठे,
और प्रथम बाहरी दीवान थे यहाँ के मेरे साल के कार्यक्रम में दीवान नतमल के स्थान पर पॉलिटिकल एजेंट स्वराज से बुलाकर मेहता जग जन जनक जीवन की नियुक्ति दीवान के पद पर हुई। और जैसलमेर के इतिहास में प्रथम अवसर था जब कोई बाहरी व्यक्ति वहां का दीवान बना था। नमक संधि होती है 1800 निवासी में जैसलमेर राज्य और ब्रिटिश सरकार के बीच में। नमक उत्पादन और निर्यात के अधिकार सीमित हो गए जैसलमेर राज्य के। ध्वज और राज्य चिन्ह 1870 में दिल्ली में आयोजित महारानी विक्टोरिया के दरबार में नागौर जैसलमेर राज्य को शाही ध्वज प्रदान किया गया। महारावल बेरीसाल के शासनकाल में मुख्य बिंदु क्या क्या है? शाही ध्वज का सम्मान एरिनपुरा स्थित ब्रिटिश छावनी से सैनिक अधिकारी द्वारा जैसलमेर में शाही ध्वज लाया गया। शाही ध्वज के सम्मान में जैसलमेर में भव्य दरबार का आयोजन हुआ। महारानी विक्टोरिया को दी गई केसरी हिंद की उपाधि की स्मृति में चांदी के नजराना सिक्के ढलवाए और जिन पर महारानी विक्टोरिया और महारावल बेरीसाल के नामांकित थे। इनका निधन होता 10 मार्च 1891 में जब वे 32 साल के थे। इनके उत्कृष्ट कार्य क्या क्या थे? सर्वहारा वर्ग का सम्मान किया। भव्य निर्माण में लगे कामदार गजदर दरोगा कारीगरों का इन्होंने राजकीय स्तर पर सम्मान किया और सिरोपाव भेंट किया उनको। राजकीय कवि की नियुक्ति की, जो शिवदास रत्नों को राजकीय कवि घोषित किया और कविराज की उपाधि और ताजीम उनको प्रदान की। ब्रिटिश डाकखाना 1888 ईस्वी में जैसलमेर शहर के प्रथम ब्रिटिश डाकखाना खोला गया था। शासन की शुरुआत 10 मार्च 1891 को 5 वर्षीय श्याम सिंह को शालीवान द्वितीय के नाम से शासक बनाया जाता है। ठीक है, इनकी शासक महारावल शालीवान द्वितीय पे आते अपन। तो शुरुआत होती है इनकी 10 मार्च 1891 में। ये भी छोटे थे। ठीक है, और इनकी शिक्षा होती है मेयो कॉलेज में। दीवान हर विलास शारदा को संरक्षक और शिक्षक नियुक्त किया जाता है इनका। राज्यरोहण कब होता है? 14 दिसंबर 1908 में। प्रशासनिक सुधार इन्होंने महकमा काश और गृह और विदेश मंत्रालय की स्थापना करते हैं। विशेष आयोजन अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महासभा का आयोजन किया इन्होंने। इनका निधन होता है 11 अप्रैल 1914 27 वर्ष की उम्र में। महारावल जवाहर सिंह पाते हैं 1914 से 1949 की बात है। शुरुआत होती है जून 1914 में। शिक्षा इन्होंने मेयो कॉलेज अजमेर में और देहरादून में प्राप्त की है। प्रथम विश्व युद्ध में 10 लाख रुपए की इन्होंने सहायता दी थी। और खतरनाक और बहुत बुरी बात थी कि 1939 और 40 के बीच में यहाँ पे खतरनाक अकाल पड़ा था, 56, जिसको हम छप्पन अकाल के नाम से भी जानते हैं। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1949 और 39 और 40। इन्होंने राज्य में सुधार कार्य क्या क्या किया? 1941 में इन्होंने नगर पालिका की स्थापना की। 1939 में प्रथम बिजली घर की स्थापना की। पशुओं के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित कर दागने की प्रथा भी इन्होंने शुरुआत की। राजस्थान के अंतिम दुर्ग मोहनगढ़ का इन्होंने निर्माण करवाया। जवाहर विलास का भी निर्माण करवाया। जवाहर निवास अतिथि गृह का भी इन्होंने निर्माण करवाया। 1933 में जवाहर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करते हैं। विशेष घटना क्या है? स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को जेल में यातना देकर उसको जलाया था इनके टाइम में, जवाहर सिंह के टाइम में। महारावल गिरधर सिंह, ये नेक्स्ट है, लास्ट राजा थे यहाँ के। ठीक है, महारावल गिरधर सिंह। शासन होता है इनका शुरू। महाराव जवाहर सिंह के देहांत के बाद में इनका ज्येष्ठ पुत्र गिरधर सिंह शासक बनता है। स्वतंत्रता और विभाजन के समय गिरधर सिंह का राज था। हिंदू पाकिस्तान के बीच में विभाजन हुआ। विलीनीकरण, जैसलमेर राज्य ने भारत में विलीनीकरण की स्वीकृति दी। 30 मार्च 1949 को राजस्थान में विलय हुआ जैसलमेर का। इनका निधन होता है 27 अगस्त 1950 में। महारावल गिरधर सिंह का निधन होता है और यहाँ पे क्या होता है? जैसलमेर के इतिहास का समापन होता है। 800 साल का गौरवपूर्ण इतिहास रहा जैसलमेर राज्य का। कहीं प्रतापी, साहसी, महत्वाकांक्षी राजा आए
स्थापत्य कला में उन्होंने अपना योगदान दिया है। और उत्तर बट किवाड़ के नाम से इनको, ये क्या है कि हमारे जो उत्तरी सीमा के ये प्रहरी माने जाते थे जैसलमेर के राजाओं को। तो ये हुआ आपका जैसलमेर के राजाओं का इतिहास। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।